हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उसी निबंध को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें अभिनव विचारों की उद्भावना की गई हो। इसलिए उनकी एक पंक्ति भी ऐसी लिखी हुई आपको प्राप्त नहीं होगी जिसमें किसी मौलिक विचार की उद्भावना ना हो। दोस्तों, उनके लिखने का ध्येय लिखने मात्र के लिए नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो जीवन की अमूल्य निधि को दूसरे पर न्यौछावर करने वाले थे। मतलब वो अपने जीवन की हर निधि को वो दूसरों पर न्यौछावर कर देते थे। जीवन से जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया, साहित्य रूप में दूसरे तक उन्होंने उसे पहुंचाया। अतः उसमें जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ उनके साहित्य में, उनकी लेखनी में, वे सर्वथा आपको अलभ्य कहीं और नहीं मिलेगा। उनका एक एक वाक्य साहित्यकारों के लिए भ्रम वाक्य बन गया। यदि शुक्ल जी ने जायसी पर ना लिखा होता तो संभवतः जायसी को आज कोई भी ना जान पाता कि वो कौन थे, कैसे थे। वस्तुतः ऐसा मौलिक लेखक हिंदी साहित्य को आज तक नहीं प्राप्त हो सका। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम हिंदी निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या स्थान था, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुक्ल जी से पहले निबंध क्षेत्र में लगभग सभी विषयों पर लिखा जा चुका था, लेकिन जिस प्रकार के निबंधों की रचना उन्होंने की थी उस प्रकार के निबंधों की सत्ता किसी भी उनसे पहले के निबंधकार ने नहीं की। यदि भारतेंदु जी को गद्य का हम जनक मानते हैं और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को उसका परिष्कारक मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल जी ऐसे थे जिन्होंने हिंदी गद्य को शिखर पर पहुंचाया। तो इस दृष्टि से शुक्ल जी का निबंध में स्थान सबसे ऊंचा है। शुक्ल जी ने भावों और मनोविकारों पर निबंध रचना की और हिंदी साहित्य को एक नई वस्तु प्रदान की। वास्तव में दोस्तों, निसंदेह हम कह सकते हैं कि उनसे पूर्व इस प्रकार कई कतिपय निबंध रचे गए। जैसे कि यदि आप बालकृष्ण भट्ट जी का आत्मनिर्भरता देखेंगे, प्रताप नारायण मिश्र जी का मनोयोग और माधव प्रसाद मिश्र जी का धृति और क्षमा। लेकिन आप देखेंगे कि इन लोगों का विषय को प्रतिपादित करने का ढंग अलग था। ये लोग भावों पर दृष्टि डालकर ही रह जाते थे, उनकी गहराई में नहीं जाते थे। जबकि शुक्ल जी भावों और मनोविकारों के व्यवहारिक और सामाजिक दोनों पक्षों को समान महत्व देते थे और उसकी समाज पर जो प्रतिक्रिया होती थी उसका सूक्ष्म विवेचन करते थे। और साहित्य में फिर मनोविज्ञान की उन्होंने इस तरह से एक नई स्थापना की। इन भावों का ऐसा सूक्ष्म और मनोहारी विश्लेषण उनसे पूर्व किसी भी विद्वान ने नहीं किया। यह शुक्ल जी की निजी विशेषता है, जिसके कारण वे पूर्ववर्ती निबंधकारों से बहुत आगे बढ़ गए। यानी कि शुक्ल जी से पहले किसी भी निबंधकार ने इस प्रकार से नहीं लिखा था, इतना गहन, इतना सूक्ष्म विवेचन नहीं किया था। शुक्ल जी से पूर्व भी कई आलोचनात्मक निबंध लिखे गए। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवि और कविता पर समीक्षात्मक निबंध भी लिखा। लेकिन यदि हम देखेंगे तो शुक्ल जी की दृष्टि इस रूप में बहुत व्यापक थी। उन्होंने विषय और शैली जैसा सुंदर सामंजस्य किया, वैसा अन्य किसी लेखक के द्वारा किया हुआ प्राप्त नहीं होता। शुक्ल जी ने ऐसे निबंध और आलोचना साहित्य का भी सृजन किया जिसमें मौलिकता थी और तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती थी। साहित्य में गूढ़ चिंतन और सूक्ष्म विश्लेषण का आरंभ भी उन्होंने ही किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट और पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि की गणना आज भी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकारों में की जाती है। लेकिन दोस्तों, हम देखें शुक्ल जी के निबंध जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि उनका महत्व इनसे भी अधिक है। कारण क्या है कि इनके द्वारा निबंधों को इन्होंने एक अलग सी प्रौढ़ता प्रदान की। इन्होंने निबंध और आलोचना के क्षेत्र में नवीन सिद्धांतों की स्थापना की और विषयों के प्रतिपादन में एक नवीन दृष्टि को भी अपनाया। इसी कारण परवर्ती निबंधकारों में भी उनको विशेष महत्व दिया जाता है और इस प्रकार वे सर्वोत्कृष्ट निबंधकार सिद्ध होते हैं। दोस्तों, शुक्ल जी ने अधिकांशतः विचारात्मक, उनके जितने भी निबंध थे उनमें विचारात्मक निबंधों की प्रधानता थी। उनसे पूर्व के विचारात्मक निबंधों में गंभीरता और नवीन विचार पद्धति का प्रस्तुतिकरण कम ही देखने को मिला। भावात्मक और पांडित्य से भरे निबंधों की रचना जरूर उनसे पहले हुई थी। बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास ने विचारात्मक कोटि के निबंध लिखे हैं। लेकिन भाषा के आडंबर, पांडित्यपूर्ण विचारों की पुनरुक्ति, गंभीरता और गूढ़ता के अभाव में इन निबंधों को एक विशेष गरिमा प्रदान ना हो सकी।
तो दोस्तों इन्होंने जब शुक्ल जी के जो निबंध है वो भाषा के आडंबर, पांडित्य, विचारों की पुनरुक्ति और गंभीरता और गूढ़ता लिए हुए होते हैं। इसीलिए उनके विचार लेखक के गहन अध्ययन और मनन के ज्वलंत प्रमाण हैं। आचार्य शुक्ल के निबंधों की विशेषताओं को देखकर ही गुलाब राय ने लिखा है कि यह बात निर्विवाद है कि गद्य साहित्य की ओर, विशेषकर निबंध साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी का अद्वितीय योगदान है। इस नाते हम उनको युग निर्माता भी कहें तो कुछ अनुचित नहीं होगा। व्यक्ति पूजा का मैं पक्षपाती नहीं, लेकिन प्राप्य को उचित श्रेय ना देना भी पाप समझता हूँ, ऐसा गुलाब राय जी का कहना है कि निबंधों के क्षेत्र में गूढ़ विवेचन और सूक्ष्म विश्लेषण को लाने का श्रेय शुक्ल जी को ही है। जो स्थान उपन्यास साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का था, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य शुक्ल का है। दोस्तों इस प्रकार के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि रामचंद्र जी का स्थान निबंध साहित्य में सर्वोपरि है। इनसे पूर्व निबंध साहित्य के 3 महानुभावों का नाम लिया जाता है, जिनमें पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उल्लेखनीय हैं। लेकिन यदि हम तुलना की दृष्टि से देखते हैं तो वे सब तीनों भी शुक्ल जी के सम्मुख कहीं नहीं ठहर पाते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने जहां नवीन उद्भावनाएं की हैं, वहीं विषय के प्रतिपादन में भी एक नई दृष्टि को अपनाया और निबंध साहित्य को शिखर तक पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों उन्होंने अमूर्त भावों को भी अभिव्यक्ति प्रदान कर हिंदी साहित्य में एक नए अभिनव विचार को जन्म देकर हिंदी साहित्य को गौरव को बढ़ाया। यानी कि उन्होंने अमूर्त भावों को भी भाव दिए, उनको एक तरह से मूर्त रूप में निबंधों में उकेरा है, इसलिए वो निसंदेह उच्च कोटि के निबंधकार हैं। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में हिंदी निबंध साहित्य में आचार्य शुक्ल जी का स्थान क्या है इस पर चर्चा की। अगले अध्याय में हम इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।